जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मॉक डिस्कशन करनी है इंशाल्लाह आज आपके साथ टैक्स की। तो ये दुर्घटना कल पेश आई थी गालिबन अगस्त 19 को। तो आइए जी सवाल को देखते हैं, पेपर को देखते हैं। अच्छा जी, कुछ इंस्ट्रक्शंस है जी, तमाम सवालों का जवाब आपने देना है, सिर्फ ब्लैक पेन में आंसर करना है आपने, पेपर में भी ऐसे ही होगा। हर सवाल नए पेज पे होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका क्वेश्चन 1 ख़त्म हो जाएगा तो वो जहाँ मर्ज़ी ख़त्म हो, क्वेश्चन नंबर 2 आपने नए सफ़े से शुरू करना है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर एक सवाल के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, उसको नए सफ़े पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप उसी सफ़े पे कर लें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उसको भी नए सफ़े पे ले जाया करें। अगर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी है, तो जहाँ पर ए ख़त्म हो, बी उससे अगले सफ़े पे शुरू किया करें। चलिए जी, सवालात शुरू करते हैं। पहले ज़रा थोड़ा-सा देख लें, ये सवाल कितने हैं जी इस मॉक के अंदर। इस मॉक के अंदर आपको टोटल 8 सवाल नज़र आएँगे, ठीक है जी? और अगर हम पेपर का एंड देखें तो यहाँ पे आपको टैक्स रेट्स सारे के सारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो सारे टैक्स रेट्स आपको पेपर में गिवन होंगे, तो इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला सवाल इज़ अ न्यूमेरिकल वन, दूसरा थ्योरी है, तीसरा भी सॉर्ट ऑफ थ्योरी ही है, चौथा एक और न्यूमेरिकल है, 2 न्यूमेरिकल हो गए, फिर पाँचवाँ भी न्यूमेरिकल है और फिर हमारे पास सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है। तो सवाल में इस पेपर में 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो पेपर में भी कुछ ऐसा ही होगा आपको, मेरे ख्याल में गालिबन 3 से 4 न्यूमेरिकल ही आया करेंगे। एक सेल्स टैक्स का होगा, 2 इनकम टैक्स के लाज़मी है, कभी-कभार वो 6-7 नंबर का एक छोटा न्यूमेरिकल दे देता है। बहरहाल वो एक मुख्तसर सा शॉर्ट सा न्यूमेरिकल होता है। जी, जी, आ जाएँ सर। चलिए जी, सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। किंग एंड लेमडा इक्वल पार्टनर्स आर रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म इन पाकिस्तान सिंस लॉन्ग नेम्ड केएल एंटरप्राइज। एओपी का सवाल लग रहा है जी। बोथ मिस्टर किंग एंड मिस्टर लेमडा आर यूके नेशनल्स, दोनों ही यूके नेशनल्स हैं। ड्यूरिंग करंट टैक्स ईयर King did not visited Pakistan, however Lambda visited Pakistan twice for 10 days for taking business decisions। तो हमने पढ़ा हुआ है जी, एयूपी रेजिडेंट कब होती है? जब उसका कोई भी एक पार्टनर जो है वो क्या बन जाए जी? उसका कोई भी एक पार्टनर जो है वो पाकिस्तान आ जाए तो एओपी रेजिडेंट बन जाती है। तो ये एओपी रेजिडेंट बन गई, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम केएल्स रिकॉर्ड्स फॉर ईयर एंडेड 30 जून 16। उसने 30 जून 16 का डाटा आपको दे दिया। करना क्या है पहले ये देख लेते हैं। वो कहते हैं कैलकुलेट इनकम एंड टैक्स पेबल बाय केएल फॉर ईयर एंडेड 30 जून 16। 30 जून 16 का डाटा मांगा गया है और 30 जून 16 का ही डाटा दिया गया है और उसने केएल ही मांगा है, ठीक है? उसने आपसे अलग से कोई चीज़ नहीं मांगी कि जी पार्टनर का भी डाटा दे दें। उसने आपसे सिर्फ और सिर्फ केएल एओपी का डाटा मांगा है। चलिए जी, आगाज़ करते हैं। अब सवाल के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, सेल्स आ गई, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ गया, मार्केटिंग एक्सपेंस, ठीक है, ये सारे खर्चे मौजूद हैं, फाइनेंशियल चार्जेस मौजूद हैं। अदर इनकम के अंदर कुछ चीज़ें शामिल हैं, देख लेंगे क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है द असेस्ड लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, लॉसेस भी आ गए सर। 14 और 15 के लॉसेस हैं, कुछ 14 का बिजनेस लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन है, 15 का लॉस है और कोई टैक्स डेप्रिसिएशन 15 की है। टैक्स पेड ऑन फॉरेन और टैक्स सब कुछ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो आइए जी, सवाल को शुरू करते हैं, वन बाय वन पढ़ते रहते हैं और जैसे जैसे चीज़ें हैं वो साथ साथ हम यहाँ पर एंटर करते रहते हैं। चलिए जी, सवाल हम कर लेते हैं जी रुपीज़ इन थाउजेंड्स में और आपको पता है कि जी सवाल हम हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से ही शुरू करते हैं। तो 45385 से हम सवाल का आगाज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी मॉक का, केएल इंटरप्राइज नाम है इस एओपी का। इनकम एंड टैक्स देयर ऑन और टैक्स ईयर हमारे पास है 2016। सवाल में आगे पता नहीं क्या क्या आता है, लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस तो लाजमी मौजूद है, तो इसकी हम बना लेंगे वर्किंग। सो वर्किंग वन इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और सवाल हमारा शुरू होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। सवाल हम कर रहे हैं जी रुपीज इन थाउजेंड में और अकाउंटिंग प्रॉफिट है जी 45385। लें जी, 45385। अच्छा, ये लिखने के भी आधे नंबर है, ये 45385 अगर आप लिखेंगे ना तो ये लिखने के भी आपके सामने आधे नंबर मौजूद हैं। तो चीज़ों को हल्का ना लिया करें। इवन अगर मैं बात करूं ना कि आपने वो जो ऊपर नाम लिखा हुआ है वो सारा केएल एंटरप्राइज इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, उसके भी आधे नंबर है। तो ये एक नंबर आपको मिल गया है, तो इस तरह से पास होते हैं भाई।
अगर आंसर देख के फैसले होने होते हो ना तो आपका भाई कभी यहाँ ना बैठा होता। चलें जी, छोड़ें, जिसका जो नसीब है वो वहां बैठा हुआ। चलें जी आगे चलते हैं। सेल्स है जी 90 मिलियन की। याद है टर्नओवर टैक्स सेक्शन 113, अगर एओपी की सेल्स 100 मिलियन से ऊपर होंगी तो उसने 1.25% टर्नओवर टैक्स देना है। तो ये बात यहां से वाज़ेह हो रही है कि इसका कुछ नहीं करना। ओके, तो आपने टर्नओवर टैक्स जो है वो नहीं देना। ठीक है जी, नहीं देना, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी मार्केटिंग एक्सपेंस। मार्केटिंग एक्सपेंस ऑफ एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड। अब सर ये जो मेरे पास 45385 है ना, इस प्रॉफिट तक पहुंचते हुए डिफरेंट एक्सपेंसेस माइनस हो गए होंगे। नॉर्मली हम क्लास में क्या करते थे, हमने न्यूमेरिकल को दो हिस्सों में बांटा होता था। एक होता था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम कहते थे कि ये चेहरा है, और नीचे होती थी अदर इंफॉर्मेशन, जिसको हम कहते थे किरदार है। अब इस सवाल में चेहरा है ही नहीं, तो हम देख के ये फैसला नहीं कर सकते कि चेहरे पे कोई बंदोमा दाग है या नहीं है। तो यहां पे सिर्फ किरदार ही है, तो बस किरदार ही है, तो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन 45,385 के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए एडमिन और सेलिंग माइनस हो चुके होंगे, बिल्कुल हो चुके होंगे। तो अगर एडमिन और सेलिंग माइनस हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि ये जो नीचे खर्चों की डिटेल दी गई है ये भी माइनस हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। वो कहते हैं जी मार्केटिंग एक्सपेंस ऑफ 90,000 इन टोटल पेड टू 10 पर्सन्स इक्वल इन कैश। 90,000 रुपए का मार्केटिंग एक्सपेंस मैंने 10 लोगों को बराबर में बांट दिया। अब सर मेरा सवाल यहां पर यह है कि जो मार्केटिंग एक्सपेंस मैंने यहां पर लोगों को पे किया, मैंने तो कैश में पे कर दिया, क्या मैं मार्केटिंग एक्सपेंस कैश में पे कर सकता हूं? सर जी इसका जवाब कुछ इस तरीके से है कि हमने सेक्शन 21 पढ़ा था इनकम फ्रॉम बिजनेस में, और उसमें हमने ये देखा था कि कौन कौन से खर्चे कैश में हो सकते हैं, और उसमें हमें ये बात पता लगी थी कि बी के 5 हेड्स हैं। कौन कौन से मुझे भी भूल गए, मेरा कौन सा पेपर है, मैंने याद करके क्या करना। पोस्टेज, यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट, ट्रेवल और टैक्सेस। मार्केटिंग तो कहीं भी नहीं आता, तो इसका मतलब है कि वो चीज तो वर्ड होगी। दूसरा चेक क्या था, क्या लेजर का क्लोजिंग बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा है? सर ये तो 2.5 लाख से कम है, ये तो है ही 90,000 टोटल। तो मेरे ख्याल में बात तो यहीं पे फारग हो गई कि ये क्या है, कैश है। चलें 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं सर देखें हेड मार्केटिंग का नहीं होता, हेड होता है एडमिन और सेलिंग का, जो उसने ऊपर हेडिंग दी हुई है। ये एडमिन और सेलिंग का लेजर है, ये मार्केटिंग का लेजर अलग से नहीं, या हम नहीं मानते इस बात को। चलें उनके लिए भी जवाब है। सर 10 लोग हैं, सबको बराबर बराबर कैश दिया, अगर 90,000 10 लोगों को दिया है तो मेरा जाती ख्याल है कि 9,000 एक बंदे को दिया होगा। अगर 9,000 एक बंदे को दिया तो याद करें कि हमारी वो लिमिट क्या थी कि एक ट्रांजैक्शन 25,000 से कम कैश में हो सकती है। याद आया कुछ? बिल्कुल मेरे भाई। तो अगर एक ट्रांजैक्शन 25,000 से कम हो सकती है, ये तो फिर मैंने 9,000 की ट्रांजैक्शन की है। तो अगर आपको इस बात पे इख्तलाफ है कि इस लेजर का बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा है, तो चले हम यहां पे बात को कवर कर लेते हैं। तो इट मींस कि ये 9,000 पर पर्सन है और ये कैश है, और इसका मैंने कुछ भी नहीं करना ब्रो, इग्नोर इट ब्रो, नथिंग टू बी एडेड, नथिंग टू बी डिडक्टेड। ओके, आगे चलें। अच्छा उसने यहां पे ना कहीं लिखा नहीं हुआ शो एक्सक्लूजन्स, अच्छा लिखा हुआ है, ओके ब्रो, शो एक्सक्लूजन्स, आई फॉरगॉट ब्रो। तो ब्रो यहां पे लिख दें, ऐड में लिख दें, लेस में लिख दें, जैसे आपको मुनासिब लगता है। मैं लिख देता हूं ऐड में मार्केटिंग, बस छोड़ दें, ये लें, खत्म करें चीजों को। सबने खत्म हो जाना है, आपने भी खत्म हो जाना है। क्यों सनी भाई, आज आप पर मैं ही है बस, ये तो हमें धोखा दे गए, दगा दे गए। चले कोई मसला नहीं, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। चले छोड़े, पता नहीं क्या था। एडमिन और सेलिंग में क्या क्या शामिल है? लीगल एक्सपेंसेस ऑफ ₹1 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट ओवर टेरिटोरियल राइट्स। सर टेरिटोरियल राइट्स क्या होते हैं? टेरिटोरियल राइट्स होते हैं इलाका, ये मेरा इलाका है, ये तेरा इलाका है। तो सर अगर ये मेरा इलाका है और ये तेरा इलाका है तो फिर इससे क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। देखें ये डिस्प्यूट्स जो है ना ये चलते रहते हैं, ये बिजनेस का हुसन है डिस्प्यूट। तो ठीक है सर, मैंने कोई फैक्ट्री या कोई ऑफिस बनाया होगा,
उसमें मैंने कोई पड़ोसी की ज़मीन बाजू में ले ली होगी, सॉरी आई अपोलोजाइज फॉर माय वर्ड्स, पड़ोसी की ज़मीन ज़रा अपने प्रीमिसेस में शामिल कर ली होगी, तो जब शामिल कर ली होगी तो क्या हुआ होगा, उसने केस कर दिया होगा, तो डिस्प्यूट चल रहा होगा, उस डिस्प्यूट में हमने वकील को 1 मिलियन रुपए दे दिए होंगे, तो सर दे दिए तो क्या हो गया, बिजनेस का खर्चा ही है ना। कहाँ लिखा है सेक्शन 21 में कि आप लीगल एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते? कहाँ लिखा है कि पड़ोसी की जमीन पे कब्जा किया होगा और वो केस करेगा और उस केस के दिफा में जो आप पैसे देंगे वो माइनस नहीं हो सकते? कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? करे कब्जा, अन्ने वाह कब्जा करे, अल्लाह माफ करे कैसी बातें कर रहे हैं। तो सर ठीक है, अलाउड ब्रो, अलाउड, अलाउड लीगल एक्सपेंसेस। अच्छा, जो लोग पेपर ये सोच के गए थे ना कि हम वो वाली फनकारी लगाएंगे, सारा कुछ ही एड बैक कर देंगे, वो तो फारग हो गए, वो दोनों ही फारग हो गए उनके। तो सर वो फनकारी ना लगाया करें जो मैंने आपको एक दिन चलते फिरते बताई थी कि पेपर में कुछ समझ ना आए तो एम ही सारे एड बैक कर दिया करें, कोई 2-4 तो ठीक होंगे ना, वो बेचारों के दोनों ही गलत हो गए। आगे चले, पढ़ के जाया करें। ₹3 million पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अनसक्सेसफुल कोर्ट केस फाइल्ड बाय अ कस्टमर। फजूल चीजें बेचते हैं आप, कस्टमर ने आप पे केस कर दिया कि भाई ये चीजें फजूल बेच रहा है, किंग एंड लेमडा फजूल चीजें बेच रहा है, तो सर उसने केस कर दिया और आपके खिलाफ फैसला आ गया, 3 मिलियन रुपए आपको पे करने पड़ गए। तो सर अगर 3 मिलियन आपको पे करने पड़ गए, कहां लिखा है सेक्शन 21 में कि आप माइनस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस में होता है ये सब, कस्टमर्स आप पे केस कर देते हैं, आपने उस केस का दिफा करना होता है, तो जब आपने दिफा करना होता है तो बस ठीक हो गया सर, ऑल ओके, आपका बिजनेस का खर्चा है, करें मतलब माइनस करें, हाँ माइनस करें आप, तो माइनस करें, ऑलरेडी किया तो हुआ है माइनस, तो बस ठीक है, कोर्ट केस। तो सर ये बिजनेस के खर्चे हैं, सेक्शन 21 आपको नहीं रोकता, सेक्शन 21 आपको नहीं रोकता, ओके। उफ, सर ये क्या हो रहा है, ऊपर काम हो रहा है, किस चीज का सर? सर मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ओके ब्रो, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर 4। वो कहता है जी ₹2.6 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ फॉरेन पेंशन फंड मेंटेन फॉर एम्प्लॉयज। अच्छा जी, माशाल्लाह, बड़ा 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 अच्छा एम्प्लॉय है जी, एम्प्लॉयर है जी। मैंने एक पेंशन फंड मेंटेन किया हुआ है अपने एम्प्लॉयज के लिए। सर मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरे एम्प्लॉयज 60 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाएंगे और उस वक्त मुझे उनकी पेंशन के लिए कुछ इंतजामात करने हैं। मैंने क्या किया हुआ है, मैं हर महीने अपने पास से कुछ पैसे पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर देता हूं। अब होगा क्या, पेंशन फंड में पैसे पड़े रहेंगे और जब पैसे पड़े रहेंगे तो वो एम्प्लॉयज जब 60 साल के बाद रिटायर होंगे तो मैं उस पेंशन फंड से पैसे निकाल के उनको पेंशन देना शुरू कर दूंगा। मैंने उनको एक बेनिफिट दिया हुआ है। एम्प्लॉयर बन के सोचें, एम्प्लॉय बन के ना सोचें, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस का सवाल कर रहे हैं। सर ये 2.6 मिलियन मैंने कंट्रीब्यूट किया, सेक्शन 21 पे आइए। सेक्शन 21 क्या करता था मेरे भाई, वो कहता था कि अगर आपके ये फंड्स, 4 फंड थे, सुपर एन्वेशन था, ग्रेचुटी था, पेंशन था, प्रोविडेंट फंड था, ये रिकग्नाइज हैं, ये अप्रूव्ड हैं, तो फिर आगे आपको पता है पूरी हमने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ था। लेकिन बात थी कि अगर वो अनअप्रूव्ड है ना, वो तो फिर फर्क है, आपकी कंट्रीब्यूशन उनमें की हुई माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि अगर अनअप्रूव्ड या अनरिकग्नाइज्ड फंड्स में पैसा कंट्रीब्यूट करना माइनस नहीं हो सकता, मुझे कैसे पता लगे कि ये पेंशन फंड जो है वो अनअप्रूव्ड है? मेरे भाई, जो फॉरेन पेंशन फंड होते हैं ना, बाहर के मुल्कों में जो मेंटेन होते हैं, वो सर वो पाकिस्तान के कानून के तहत कैसे अप्रूव हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान में मौजूद पेंशन फंड्स ही पाकिस्तानी असूलों के मुताबिक होंगे, जो पाकिस्तान से बाहर पेंशन फंड्स है ना, वो पाकिस्तानी असूलों के मुताबिक नहीं होंगे। तो सर मेरे ख्याल में क्या, लगी पता ही लग रहा है कि ये अनअप्रूव्ड पेंशन फंड है। तो अगर ये अनअप्रूव्ड पेंशन फंड है तो इसमें की गई कंट्रीब्यूशन भी मुझे माइनस करने की इजाजत नहीं है, ओके। तो इट मींस कि ये खर्चा क्योंकि एडमिन और सेलिंग का पार्ट बन के माइनस हो चुका है, सर ये गलत माइनस हुआ है, इसको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखने लगा हूं अनअप्रूव्ड पेंशन फंड और यहां पर हम लिखेंगे 2600। ठीक है सनी भाई, समझ आ रही है आपको? यार आप भी पेपर दे ही दे, मैं तो कहता हूं। आगे चलें। ₹18 लाख ऑन 1 नवंबर 2015 टू इंप्रूव फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर लाइफ इज इंडेफिनिट।
वो फरमाता है भाई कि आपने 18 लाख रुपया पे किया ताकि आप क्या करेंगे, आप अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर जो है उसको इंप्रूव करेंगे, और इस सॉफ्टवेयर की जिंदगी जो है वो क्या है, वो अनलिमिटेड है। यहां पे दो तीन चीजें आ गई। देखिए ये इंटेंजिबल है, सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर है। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो किसी सूरत भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो आपने 1.8 मिलियन क्यों माइनस किया हुआ है? तो पहला पॉइंट यहां पर यह आएगा कि आप इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को माइनस नहीं कर सकते, बल्कि आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको ये ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे ये ऐड बैक होगा। अच्छा दूसरा सवाल, मेरे भाई इसकी तो अमोर्टाइजेशन माइनस होनी चाहिए। ठीक है जी, अमोर्टाइजेशन माइनस कर लेते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कैसे होती है? याद करें सेक्शन 24 चैप्टर 8 का, जिसमें यह बात लिखी थी कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हो सकता है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हो सकता है, तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि सॉफ्टवेयर तो पूरा साल इस्तेमाल हुआ ही नहीं, ये तो यकम नवंबर को आया है। तो सर याद करें वहां पे लिखा था कि खरीदने वाले साल में आप अपने सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन को नंबर ऑफ डेज पे प्रोपोर्शनेट करेंगे। ठीक है जी, करेंगे। लेकिन उसके बाद अगला सवाल कि इसकी तो जिंदगी ही इंडेफिनिट है। तो उसकी बात ये लिखी हुई थी कि अगर किसी सॉफ्टवेयर की जिंदगी इनडेफिनिट है तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको 25 साल एज्यूम कर लेंगे। ठीक होगी बात? तो सर मैं इस सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं किस तरीके से? हम यहां पे एक अदद वर्किंग बना लेते हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। चलें जी, तो यहां पे हम क्या करेंगे जी, टैक्स अमोर्टाइजेशन, कॉस्ट है जी 1800, और इसकी चूंकि लाइफ इंडेफिनिट है तो हम 25 साल एज्यूम करेंगे। और पहले साल ना हमें इस को नंबर ऑफ डेज पे प्रोपोर्शनेट भी करना पड़ेगा। तो गिनना पड़ेगा कि यकम नवंबर से लेके 30 जून तक कितने दिन है। गिन लीजिएगा, आपको दिन गिनने आते हैं। मैं थोड़ी चिटिंग कर लेता हूं। चिटिंग में मैं ये बताऊंगा 243 दिन बनते हैं, 243। और चूंकि टैक्स ईयर 16 है, लीप ईयर है, तो 366। और इसकी जो टैक्स अमोर्टाइजेशन बन रही है वो टैक्स अमोर्टाइजेशन बन रही है जी 48 की। अच्छा मैं इस अमोर्टाइजेशन को ना अभी माइनस नहीं कर रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे सवाल के अंदर ना अगर आप गौर करेंगे तो लॉसेज आ रहे हैं। ये देखें, ये लॉसेज आ रहे हैं। चैप्टर 14 में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स को टैक्स प्रॉफिट बनाएंगे। बिफोर टैक्स हम इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाएंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम लॉस बिफोर टैक्स माइनस करेंगे, कुछ बचेगा तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कुछ बचेगा तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। और जब बात डेप्रिसिएशन की होती है ना, उसके अंदर एमोर्टाइजेशन और इनिशियल अलाउंस सब कुछ शामिल होता है। तो मैं अभी इसको बस लिख के साइड पे रख रहा हूं। पहले मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाऊंगा, उसमें से जो सवाल में लॉसेस बिफोर टैक्स दिए हुए हैं, बिफोर डेप्रिसिएशन सॉरी दिए हुए हैं, वो बनाऊंगा। वो बना के तो फिर मैं ये माइनस करूंगा। तो अभी हमारा टारगेट है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बनाना। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से लॉसेस बिफोर डेप्रिसिएशन जो ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहे हैं वो माइनस करेंगे, कुछ बचेगा तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कुछ बचेगा तो ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ये हमारी प्रायोरिटीज होती हैं, लिखवाई थी सारी आपको। हाय थक गए भाई, बुजुर्गी आ गई। ₹6.5 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। लें जी, 6.5 लाख रुपया मैंने बिल्डिंग की कॉस्ट का भी पे किया। तो सर ये भी खर्चे के तौर पे माइनस किया है, ये भी गलत किया है। तो दो काम इसके भी करने पड़ेंगे। एक तो इसकी कॉस्ट एड बैक होगी 650, और दूसरा इसकी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होगी। और लिख के बस साइड पे रख लेंगे ताकि लॉस माइनस होगा तो उसके बाद देखेंगे। बिल्डिंग के लिए 10 कंप्यूटर और आप लोग यानी जहाजों के लिए 30, बाकी सबके लिए 15। उठ जाओ खुदा के बंदो, सुबह हो गई है, पर्चे नजदीक हैं, अभी तक सोए हुए लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब वाली कौम।
आगे चले। Accounting depreciation and amortization amounts to 1875। वो कहता है कि करंट ईयर की जो अमोर्टाइजेशन है ना वो है जी 1875। चले ठीक है जी, इसको भी अभी लिखा रहने दें साइड पे। सॉरी, आई एम सॉरी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो सर आपको पता है एड बैक होती है, माजरत मैंने इसको टैक्स के साथ कंफ्यूज कर गया था। दिस इज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। आंखें बंद करके सर ऐड बैक कर, सॉरी आंखें खोल के। आंखें तब बंद कीजिएगा जब सीएफ हो जाएगा। मैं आंखें बंद कर सकता हूं, आप तो आंखें खोल के रखेंगे। क्यों सनी भाई, क्या ख्याल है? सनी भाई आज खाने में क्या है इधर? ओह ब्रो, आज चिकन है। क्या बात है, जिंदा के मुर्दा कोई पता नहीं, ये तो नसीब ही है। अच्छा जी, मोटर एक्सपेंसेस, कुछ गाड़ियों के खर्चे हो गए। टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग लेमडास कार, लेमडा की गाड़ी है भाई, 50,000 रुपया इस पे लगा। लेकिन मसला ये है कि 70% जो है ना इनके जाती इस्तेमाल में रही है। तो आपको पता है कि जाती इस्तेमाल में जो चीज रहे वो खर्चा तो माइनस हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है 70% खर्चा हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। लेमडास कार 50,000 का 30% माइनस हो सकता है, 70% नहीं हो सकता। ये बन गया 35,000, तो 35 हम ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद है जी कॉस्ट ऑफ रनिंग अनदर मोटर कार यूज बाय प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर एक और, उसको भी गाड़ी दी हुई है और उसकी गाड़ी की कॉस्ट है जी 80,000। ठीक है सर, कहीं नहीं लिखा कि ये प्राइवेट है पर्सनल है, बस ठीक है, ऑफिशियल होगा, बिजनेस के लिए होगा तो ठीक है, सही माइनस हुआ है, कुछ नहीं करना। पार्किंग फाइन्स पेड टू गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन मैनेजर कार। हाँ जी, प्रोडक्शन मैनेजर साहब ने गलत पार्किंग लगाई और उसकी मद में इनको 30,000 रुपया हुकूमत को पे करना पड़ गया। तो सर अगर इनको 30,000 हुकूमत को पे करना पड़ गया तो क्या कहेंगे सर इसको फिर करना ये पड़ेगा कि एड बैक करना पड़ेगा। हुकूमत को दिए गए फाइन्स आप माइनस नहीं कर सकते। पार्किंग फाइन्स 30 एड बैक करेंगे। ठीक है जी, एडमिन कंप्लीट हो गए। फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड द फॉलोइंग, ये भी माइनस हो चुके हैं प्रॉफिट तक पहुंचते हुए। मार्कअप ऑफ ₹12 लाख पेड ऑन अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर एडवांसिंग लोन्स टू एम्प्लॉइज। सर मेरे ऑफिस में ना कुछ लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं मेरे, जिन्होंने मेरे से कुछ कर्जा मांगा हुआ है। तो अगर उन्होंने मेरे से कर्जा मांगा हुआ है तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैंने बैंक से कर्जा लेकर उनको कर्जा दे दिया। अब जाहिर बात है मैंने बैंक से कर्जा लिया होगा तो बैंक जो है वो मेरे से इंटरेस्ट तो लेगा, तो 12 लाख रुपया जो है वो मैंने बैंक को इंटरेस्ट पे किया। बिल्कुल इसी तरीके से पार्ट 2 पढ़े, मार्कअप ऑफ 9 मिलियन ऑन शॉर्ट टर्म लोन ऑब्टेन फ्रॉम वर्किंग कैपिटल, बिजनेस के लिए मैंने कर्जा लिया। सर सेक्शन 28 चैप्टर 8 प्रॉफिट ऑन डेट, वहां पे ये बात लिखी है कि अगर आपने बिजनेस के मकासद के लिए कोई भी कर्जा लिया तो आप वो माइनस कर सकते हैं, आपको वो इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है। तो सर मुझे तो कहीं पे नहीं लग रहा कि इन्होंने ये एक लोन जो है वो कुछ जाती फायदे के लिए है, ये दोनों कर्जे बिजनेस के फायदे के लिए ही हैं। तो अगर ये दोनों कर्जे बिजनेस के फायदे के लिए हैं, बिजनेस पर्पसेस के लिए हैं, तो ठीक है, माइनस हुए, अच्छी बात है, तो कुछ नहीं करना। तो आप यहां पे लिखें मार्कअप ऑन लोन, मार्कअप ऑन लोन जो एम्प्लॉइज के लिए लिया वो भी ओके है, और मार्कअप ऑन लोन फॉर वर्किंग कैपिटल ये भी ओके है। ठीक है, तो दोनों चीजें ओके हैं। अदर इनकम, अच्छा अब अदर इनकम ऐड होती है, ठीक है, याद रखिएगा अदर इनकम ऐड हुई होती है तो इसको ठीक करने के लिए लेस करना पड़ता है। अदर इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग, गेन ऑन सेल ऑफ 30,000 शेयर्स इन ब्लू लिस्टेड कंपनी। 30,000 शेयर्स एक लिस्टेड कंपनी के बेचे, उस पे गेन आ गया। याद रखिएगा ये इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। दे आर सोल्ड फॉर ₹120 पर शेयर इन मार्च 16, हमारे ही साल में ये 120 के हिसाब से बिक गए, जबकि हमने ये शेयर 35 रुपए के खरीदे थे। तो ये तो बड़ा आसान काम हो गया सर,
बड़ा ही आसान काम हो गया। आप क्या करेंगे, आप यहां पे लेस करेंगे गेन ऑन। सर चूंकि ये लिस्टेड कंपनी है तो ये सिक्योरिटीज है, सेपरेट ब्लॉक है, कुछ याद आया? तो हम इसको सिक्योरिटीज लिखेंगे और इस पे टैक्स जो है वो सेपरेट ब्लॉक के तौर पे लगाएंगे। सर 120 के बेचे, 35 के खरीदे और टोटल शेयर्स की तादाद है 30,000। लें जी, जो गेन आपका पड़ा हुआ है इसके अंदर वो कंप्यूट हो गया। अब इसको यहां से माइनस कर दें, मैं देख लेता हूं इसकी अमाउंट कितनी है। लेट्स डू सम फर्दर चीटिंग। 2550। अब मैं क्या कैलकुलेटर निकालूं दोस्त? लें जी, ये हम लेस कर देंगे और इसको चेहरे पे ले जाके ना सेपरेट ब्लॉक के तौर पे लिख देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अभी मुझे इसमें थोड़ा सा काम करना है, और वो काम क्या करना है मेरे भाई? काम ये करना है कि इसमें शायद मुझे कोई नॉमिनल चार्जेस करने पड़ेंगे माइनस। वो जो नोशनल एक्सपेंस था, याद आया आपको कि लिस्टेड सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने पे 0.5% नोशनल चार्ज माइनस करना। तो ठीक है, अभी इसको फाइनल करके ना तो फिर फेस पे लिखेंगे। अभी ये इनकम फ्रॉम बिजनेस तो कंप्यूट करें ना। आगे चलते हैं। ₹0 गेन फॉर सेल ऑफ व्हीकल टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को मैंने गाड़ी बेची, उसका कोई भी गेन जो है वो यहां पर नहीं बन रहा था। ओके, कुछ भी ऐड नहीं है। 24,50,000 इज रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज से मैंने 24,50,000 जो है वो रिसीव कर लिया। द फेयर मार्केट वैल्यू एंड टैक्स WDV ऑफ द कार वॉज 5250 एंड 3320 रिस्पेक्टिवली। these are sold at accounting book value। अच्छा जी, जब हम कोई गाड़ी या कोई एसेट बेचते हैं तो हम क्या करते थे? उस एसेट को बेचने पे अकाउंटिंग गेन या अकाउंटिंग लॉस आता था, उसको एड बैक या लेस करते थे, और टैक्स गेन निकालने की कोशिश करते थे। और टैक्स गेन होता था तो ऐड कर देते थे, टैक्स लॉस होता था तो लेस करते थे। अब यहां पर ना हमने अकाउंटिंग बुक वैल्यू पे ही एम्प्लॉय को एसेट दे दिया, गाड़ी दे दी। इट मीन्स के अकाउंटिंग का कुछ भी अदर इनकम में ऐड नहीं हुआ। देयर इज नो अकाउंटिंग गेन, देयर इज नो अकाउंटिंग लॉस। वो कहानी तो फारिग हो गई। अब आप लोग आ जाए टैक्स के ऊपर। टैक्स के ऊपर क्या होगा मेरे भाई? टैक्स का गेन या लॉस निकालना पड़ेगा। अगर टैक्स गेन होगा तो टैक्स गेन विल बी कंसिडर्ड एज एन एडिशन, इन शामिल हो जाएगा। लॉस होगा तो माइनस होगा। अब सवाल यह है गेन या लॉस है। वो कहता है कि भाई माना कि मैंने एम्प्लॉय को गाड़ी 24,50,000 की दी, लेकिन असल में गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू थी 52,50,000। सेक्शन 77 चैप्टर 8 कंसिडरेशन, वहां पे क्या लिखा था कि जब भी आप कोई चीज बेचेंगे तो उसकी कंसिडरेशन क्या तस्वर होगी? हायर ऑफ एक्चुअल या फिर फेयर मार्केट वैल्यू। तो सर फेयर मार्केट वैल्यू 5250 हायर है, इसको ही माने, फिर इसको ही माने। तो आप यहां पे लिखेंगे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ कार। सर जी 5250 ये उसकी फेयर मार्केट वैल्यू यानी कंसिडरेशन हो गई, और उसने आपको ज्यादा जहमत नहीं दी, उसने आपको टैक्स WDV भी खुद ही पकड़ा दी 3320 की। तो सर अगर मैं थोड़ी सी चिटिंग करूं तो ये 1930 बनता है, जो कि मुझे ऐड करना पड़ेगा। ले जी, 1930 आपका ऐड हो गया। ओके ब्रो, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन ML प्राइवेट कंपनी। एक और कंपनी है जी प्राइवेट कंपनी, उस पर भी कोई गेन आ गया और वो गेन एडेड है, लेस करना पड़ेगा। ऑन 1 जुलाई 12 हमसे पहले की बात हो रही है। KL एक्वायर्ड 2 लाख शेयर्स एट 50 पर शेयर, ये हमारी खरीदने की प्राइस है। ऑन 1 सितंबर 15 ये हमारे साल की बात हो रही है कि KL सोल्ड 1 लाख शेयर्स एट प्राइस ऑफ 85 पर शेयर टू अ फॉरेन इन्वेस्टर। हमने 85 रुपए के हिसाब से ये शेयर जो है वो बेच दिए। तो आधे शेयर 85 पे बेच दिए, खरीदे थे 50 के। द मार्केट वैल्यू एट दैट टाइम वाज 80 पर शेयर। उस वक्त मार्केट वैल्यू थी 80 पर शेयर। तो दोनों में से हायर एक्चुअल या फेयर मार्केट वैल्यू? एक्चुअल ज्यादा है 85, तो हम 85 ही लेंगे। तो लाख का 85 के हिसाब से गेन ऐड हो जाएगा। ऑन 1 फरवरी 16 हमारे ही साल की बात हो रही है।
KL sold remaining shares for ₹75 per share to a local investor. 75 रुपए पर शेयर के हिसाब से मैंने लोकल इन्वेस्टर को बेच दिए. द मार्केट वैल्यू एट टाइम ऑफ सेल वॉज 78 पर शेयर. यहां पे कहानी ऑपोजिट हो गई. क्या हुआ? पहले लाख शेयर्स 85 के बेचे, 80 मार्केट वैल्यू थी, तो एक्चुअल कंसिडरेशन ज्यादा है तो 85 लेंगे. दूसरे आधे शेयर्स मैंने बेचे 75 के हिसाब से, मार्केट वैल्यू 78 थी, तो इसका मतलब है लाख के लिए कंसिडरेशन 85 होगी और बकाया लाख के लिए कंसिडरेशन 78 होगी, क्योंकि अगर आप 78 और 75 को कंपेयर करेंगे तो 78 इज हायर. तो ये देखें सर कितना गेन निकालना है, और ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, ये NTR है. ये देखिए मैं आपको बताता हूं, लाख शेयर्स बेचे कितने के? 85 के, खरीदे थे 50 के, और बकाया लाख शेयर्स बेचे कितने के? 75 के, लेकिन चूंकि फेयर मार्केट वैल्यू 78 थी तो 78 लेंगे 50 के. ले जी, ये इक्वेशन बनेगी. तो आंसर आ गया जी 6000. 6000. बैड डेट रिकवरी ऑफ 90,000 विच वॉज नॉट प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन. 90,000 की बैड डेट रिकवरी होगी जो कि आपको पहले कभी माइनस करने ही नहीं दी गई थी. तो बैड डेट रिकवरी अकाउंटिंग की है. सबसे पहले तो इसको निकाल लेना, अकाउंटिंग बैड डेट रिकवरी. और आपको पता है कि हमें टैक्स की बैड डेट रिकवरी करनी पड़ती है. इसको वर्किंग 2 कर लेते हैं. यहां पे वर्किंग 1 बनाते हैं, टैक्स बैड डेट रिकवरी. सर क्या फॉर्मूला था? वो था अमाउंट रिसीव्ड लेस करते थे टोटल बैड डेट्स, और इसमें से मजीद लेस करते थे अमाउंट प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन. लें जी, रिसीव हुआ है 90,000, टोटल बैड डेट्स भी थे 90,000, लेकिन उसने सवाल में खुद लिख दिया है कि आपको कोई भी बैड डेट जो है वो माइनस करने की इजाजत नहीं दी गई थी. तो ये 90,000 आ गया, और जब आप 90 में से 90 माइनस करेंगे तो 0. इसका मतलब ये है कि टैक्स बैड डेट रिकवरी कुछ भी ऐड नहीं होगा. वर्किंग 1 0, कुछ भी ऐड नहीं होगा. फिर वो कहता है जी फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम 6 लाख है, ये भी फेस पे जाके ऐड कर देंगे. अभी इनकम फ्रॉम बिजनेस ऐड करनी है, फिर मुझे सिक्योरिटीज ऐड करनी है उधर जाके, फिर मुझे ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऐड करनी है, और फिर मुझे ये ऐड करना है फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम. बल्कि अब मेरे ख्याल में आगे तो लॉसेस की बात आ रही है. टैक्स पेड ऑन फॉरेन इनकम है, टैक्स डेप्रिसिएशन. अच्छा, टैक्स डेप्रिसिएशन 1500 है, लेकिन इसको बाद में रखते हैं ना, बाद में रखते हैं. उसकी वजह यह है कि इसको, बल्कि एक काम करें ना, जो सवाल में टैक्स डेप्रिसिएशन गिवन है इधर तो लिखे ना उसे 1500. इसको एंड पे देखते हैं भला क्यों, फिर बता देता हूं. पहले हम बिजनेस लॉस, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कैरी फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन एडजस्ट करेंगे, कुछ बचेगा तो करंट ईयर की ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे, कुछ बचेगा तो ब्रॉड फॉरवर्ड माइनस करेंगे. ये हमारा असूल है. ठीक है जी, चलिए ब्रो, मेरे ख्याल में ऑल डन. लेट्स क्लोज एवरीथिंग और चले देखते हैं क्या करना है. ये आंसर आपका जो आएगा दैट वुड बी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन. और मैं थोड़ी सी अगर चिटिंग करूं तो ये आंसर आता है, कितना आता है? 45065. 45065. ठीक है जी, दिस इज द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन. अब इसमें से सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड लॉस या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस होगा. पहले 14 का माइनस होगा, फिर 15 का माइनस होगा. तो लेस करें जी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन 3550. बस ठीक है, इकट्ठा ही कर ले, खैर है, लाइन बचाते हैं.
2900, वरना पहले आपको पता है पहले 14 वाला माइनस होगा और फिर 15 वाला माइनस होगा। तो ये टोटल बनता है जी 6450। तो पहली प्रायोरिटी ब्रॉड फॉरवर्ड की, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो फिर हम क्या माइनस करेंगे जी, करंट ईयर की डेप्रीसिएशन। और अगर मैं करंट ईयर की डेप्रीसिएशन बात करूं तो यह बनती है 1613। अब आप लेस करेंगे करंट ईयर टैक्स डेप्रीसिएशन जो कि है वर्किंग 2 में 1613। फिर देखें कुछ बचता है, ये बिल्कुल बचता है जी 37,002। लें जी, यहां पे एक और पॉइंट आ गया। वो कौन सा पॉइंट था सर, याद करें चैप्टर 14, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस करने के बाद और करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है, अगर वो 10 मिलियन या उससे ज्यादा है तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन सारी माइनस नहीं होगी, बल्कि अप टू 50% ऑफ दिस अमाउंट माइनस होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि हम कितनी अमाउंट माइनस कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड लेस ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स डेप्रिसिएशन लोअर ऑफ कितनी है जी, या तो आप 2550 माइनस करेंगे या फिर 37,002 का 50%। सर ये मुझे नहीं पता कितना बनता है 37,002 का 50%, लेकिन एक 18 के करीब बनता है। 18,000 वो बहुत ज्यादा है। लोअर तो 2550 ही है भाई, सारे ही करते हैं माइनस। चले 37,002 में से 2550 माइनस करें, 34452 34 ले जी। ओके, तो जब आपकी ये वाली डेप्रिसिएशन ये वाला प्रॉफिट 10 मिलियन या उससे ज्यादा हो तो आप ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन सारी माइनस नहीं कर सकते, बल्कि अप टू 50% कर सकते हैं। तो चूंकि 50% तो बहुत ज्यादा है, 2550 ही माइनस होगा। चलिए जी, ये आ गया जी 34452। इनकम फ्रॉम बिजनेस, सवाल में फॉरेन सोर्स इनकम गिवन थी 600। फिर आपके पास आ गया जी ये गेन ऑन शेयर 6000। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एनटीआर, ये आ गया 6000। ओके, अच्छा जी, अब लास्ट में क्या करना है जी, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? ठहरिए एक सेकंड, देयर सीम्स टू बी सम एरर। अच्छा नहीं, ओके ओके ओके, यहां पे मैंने गलती की है, सॉरी। ये मैंने 78 गलत लिया है, इट शुड हैव बीन 75। मैं इसकी वजह आपको बता देता हूँ, माजरत। उसकी वजह ये है कि यहां पर इस तरीके से आएगा, आई एम सॉरी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एनटीआर 1,00,000 शेयर्स 85 माइनस 50 जमा 1,00,000 शेयर्स 78 माइनस 50। ले जी, ये यूं बनेगा। क्यों बनेगा? ओके, मैं बता देता हूं। देखिए, आपके जो टैक्स के असूल हैं वो कहते हैं हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू या फिर एक्चुअल कंसिडरेशन। तो यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर टैक्स के असूल के मुताबिक आपने बेचा था 75 का, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू है 85, इसीलिए आपने हायर कंसिडर कर लिया। लेकिन नहीं, ठहरे सॉरी, मैं जरा पढ़ लूं क्या लिखा था, मैं अंग्रेजी गलत ना बोल दूं। इसको क्या हो गया, ये देखें, हाँ जी, 85 का बेचा था, बेचा था, 80 फेयर मार्केट वैल्यू थी, इसलिए 85 ले लिया। और यहां पर 75 का बेचा था, मार्केट वैल्यू थी 78, इसलिए 78 ले लिया। टैक्स के असूलों के मुताबिक 85 हायर है, 85 ले लिया,
78 हायर है, 78 ले लिया, ओके। लेकिन अकाउंटिंग वाले तो इन बातों को नहीं मानते। अकाउंटिंग वालों ने गेन कैसे निकाला होगा? जितने पे उन्होंने एक्चुअल बेचा, उन्होंने बेचा 85 पे, 85 ले लिया, उन्होंने बेचा 75 पे, 75 ले लिया। तो ये मैं मिस कर गया पॉइंट। तो बेसिकली आपने टैक्स के असूल वहां जाके लगाने हैं जब आप इसको इनकम में ऐड करेंगे। जब आप इसको इनकम में से लेस करेंगे ना, तो वही लेस करेंगे जो ऐड हुआ होगा। ऐड क्या हुआ होगा? अकाउंटिंग वालों ने तो जितने का बेचा होगा उतने पे किए होंगे ना। उन्होंने आधे शेयर 85 के हिसाब से बेचे थे तो उस पर गेन निकाल लिया, आधे शेयर 75 पे बेचे तो उस पर गेन निकाल लिया। तो माइनस अकाउंटिंग के असूलों के मुताबिक और ऐड किसके असूलों के मुताबिक? टैक्स के असूलों के मुताबिक। ओके, और ये अमाउंट कितनी बनती है जी? ठीक है, ऑल ओके, 6300। उसके बाद है जी सिक्योरिटी। सॉरी मुझे ना जरा देखने पड़े आंसर, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशंस के लिए वक्त नहीं है ब्रो। अच्छा जी, सिक्योरिटीज का क्या करना है? मैं आपको इसकी कैलकुलेशन ना जरा आसान करके बता देता हूँ। ठहरे एक मिनट दे, एम फजूल की टेंशन में क्या पढ़ना। ओके, 30,000 इंटू 120 और 30,000 इंटू 35, 35 ही है। ये बन गया 3600, ये बन गया 1050। सर नोशनल एक्सपेंस खरीदने की कीमत पे और बेचने की कीमत पे आपको पे करना पड़ेगा, यही पड़ा था सिक्योरिटीज में। अब मैंने ये शेयर बेचे हैं 120 के और मैंने ये शेयर्स खरीदे हैं 135 के, सॉरी खाली 35 के, आई एम सॉरी। तो जो इसकी सेल प्राइस होगी, यानी कि 30,000 इंटू 120, एक वैल्यू वो आ जाएगी और दूसरी वैल्यू आ जाएगी खरीदने की कीमत 30,000 इंटू 35। खरीदने पे भी 0.5% और बेचने पे भी 0.5%। तो सर ये काम हमें करना पड़ेगा। मैं अपना 2550 का गेन जो है वो ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ठीक है, वो तो मेरे पास पड़ा हुआ है। और इस पे अगर मैं नोशनल एक्सपेंस निकालना चाहूं तो सर 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 120, ये आ गया आंसर 3600। एक तो मेरा एक्सपेंस होगा 3600 पे, 0.5%, 18 रुपए बन गई ये, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा, मैंने शेयर बेचे 35 के, इसकी ना इधर मुख्तसर सी वर्किंग बना देते हैं। ये देखिए, बेचने पे मैं रुपीज इन 1000 में कर रहा हूं, मैं 30 नहीं लिख रहा, और खरीदे कितने के? 1050। सर इस पे भी 0.5% और इस पे भी 0.5%, तो दोनों पे 0.5% लगाएं, अलग अलग लगा लें, टोटल करके लगा लें, ये आपकी मर्जी है। ये बन गया जी 18। एक ये एक्सपेंस आपने पे किया होगा और एक एक्सपेंस आपने पे किया होगा ये, $23.25। तो मैं 23 कंसिडर कर लेता हूं। तो जो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक है, जो आपने वो गेन निकाला हुआ है 2550, इसमें से नोशनल माइनस करें जी 23, 25 को मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो ये बनेगा 2527। लें जी, ऑल डन सर। बस अब आगे सवाल बिल्कुल सीधा सा है, आगे मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आप इसको टोटल करेंगे, आप इसको टोटल करेंगे, ये टोटल आपका आएगा सर 43879 टोटल इनकम। उसके बाद आप इसमें से सेपरेट ब्लॉक माइनस करेंगे, ये वाली 2527, और आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम, ये बनेगी 41352। याद रखिएगा रुपीज इन 1000 है।
आप फिर निकालेंगे टैक्स लाइबिलिटी, ये मैं देख लेता हूं, ये बनती है 17698। अच्छा अब याद करें, टेबल 1 टेबल 2 में लिखा था कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है तो आपने टैक्स का मजीद 10% पे करना है, सरचार्ज। तो सर ये सरचार्ज भी आ गया, नॉट सरताज, इट्स सरचार्ज। 17698 का 10%, तो ये बन गया जी 1770। तो ये आपका टैक्स बन गया जी 19468। ओके, उसके बाद एक काम आपने बस और करना है, बल्कि दो काम आपने और करने हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि आपने फॉरेन इनकम 70,000 टैक्स पे किया, उस पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकाल दें। वो आपको पता है टैक्स ओवर टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय नेट फॉरेन सोर्स इनकम 600 है, वो पाकिस्तान टैक्स निकल आएगा। कंपेयर करेंगे फॉरेन टैक्स पेड के साथ, वो आ जाएगा टैक्स क्रेडिट। और साथ जो आपकी ये सेपरेट ब्लॉक की इनकम है, ये वाली 2527, इसको आप जाके देख लेंगे, जो टेबल दिए मैं ये वाले, ये वाले यहाँ से देख लेंगे आप, तो मेरे ख्याल में इसमें ही फॉल करेगा ये, इसके बीच में है ना, 2016 का सवाल है तो यहीं पे ही है, 12.5% लगा के तो सवाल खत्म। ठीक है जी, तो वो मेरे ख्याल में क्लोज, अब आप एक दो स्टेप में वो आप कर ही लेंगे। कितने नंबर का सवाल था ये? 20 नंबर का। ओ तेरी खैर, चलें कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलें जी, आइए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं आज कितना डिस्कस होता है, बाकी फिर कल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। सनी भाई कोई मसला तो नहीं, कल कर लें अगर बाकी ना हो, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि 2 सवाल और कराने हैं, मुझे नहीं लगता पूरे हो सकेंगे। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2। The tax authorities issued a notice to Mr. Ali under subsection 4 of section 114 for furnishing a return of income for tax year 15। नोटिस आया जी, टैक्स ईयर 15 का नोटिस आप रिटर्न जमा कराएं। नोटिस इशू हुआ 15 अगस्त 2023 को, 15 अगस्त 2023 को नोटिस इशू हुआ। बाय व्हाट डेट मस्ट द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द टैक्स लॉ। वो ये कहता है कि कब आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो इशू होना चाहिए। अच्छा मेरे भाई, यहां पे दो बातें हैं। दो तरह के लोगों को रिटर्न जमा कराने का नोटिस इशू हो सकता है। एक वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में एक दफा भी रिटर्न जमा नहीं कराई, और एक वो लोग जिन्होंने 5 साल में कम से कम एक दफा रिटर्न जमा करा दिया। जिन लोगों ने पिछले 5 साल में एक दफा भी रिटर्न जमा नहीं कराई, उनसे 10 साल का डाटा मांगा जा सकता है। तो सर मुझे केस लग रहा है कि ये वही वाला केस है, क्योंकि अगर 15 अगस्त 2023 को नोटिस इशू हुआ था, यानी कि टैक्स ईयर 24 में, कि आप 2015 का रिटर्न जमा कराएं, तो इसका मतलब लाजमी यही बनता है कि इस बंदे ने पिछले 5 साल में एक दफा भी रिटर्न जमा नहीं कराई। तो अगर इस बंदे ने पिछले 5 साल में एक दफा भी रिटर्न जमा नहीं कराई, तो इससे 10 साल का डाटा मांगा जा रहा है। और ऐसे बंदों के लिए क्या था? ऐसे बंदों के लिए असूल था कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब हो सकती है? जिस साल नोटिस इशू हुआ उस साल के आखिर से 2 साल। तो अगर मैं अपनी टाइमलाइन यहां पर बनाऊं, 2024 है, नहीं हाँ 24 है, 25, 26 और 27। देखें, इसने नोटिस इशू किया 15 अगस्त 23 को, ठीक है, इस साल के आखिर से 2 साल, तो 30 जून 26 तक बेस्ट जजमेंट हो सकती है। चैप्टर 15 में लिखा है। If a best judgment assessment order is issued to Mr. Ali on 11 जून 2026, what remedies are available to him under the law? वो कहता है कि अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर मिस्टर अली को इशू हुआ है 11 जून 26 को, क्या क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं? वो ये कहता है कि भाई आप अपील कर लें। ऑब्वियसली अगर आप कमिश्नर के ऑर्डर से खुश नहीं हैं, आप कमिश्नर अपील के पास चले जाएं, उससे अपील कर लें। लेकिन उसमें वो बात लिखनी पड़ेगी कि अगर आपके केस के अंदर टैक्स पेबल या रिफंड का जो डिफरेंस है वो 20 मिलियन या उससे कम है, तो कमिश्नर अपील के पास जाएंगे। अगर 20 मिलियन से ज्यादा है तो फिर आप ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे। ओके, ये आपने पढ़ाई हुआ। पॉइंट नंबर सी, the High Court has decided a question of law in favor of Mr. Ahmed and the Commissioner is filing an appeal in Supreme Court.
सिमिलर केसेस फॉर मिस्टर अहमद आर पेंडिंग फॉर अदर टैक्स ईयर्स। हाई कोर्ट ने अहमद साहब के हक में फैसला दे दिया, कमिश्नर के सामने उस तरह की चीजें बाकी ईयर्स में भी पड़ी हुई हैं। अक्सर होता है ना कि 1 साल का झगड़ा होता है, आपने एक खर्चा माइनस किया हुआ है, कमिश्नर कहते हैं ये माइनस नहीं हो सकता, आप कहते हैं हो सकता है, और आप दोनों अदालतों में चले गए, साल गुजर गए, आपने अगले साल में भी माइनस कर लिया, उससे अगले में भी कर लिया, हर साल करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कमिश्नर हर साल का फैसला जो है वो अदालत में ले जाए। कमिश्नर जो है वो इंतजार करता है कि जैसे ही पहले साल का फैसला आएगा ना, वो बाकी साल खुद ही अमेंड कर देगा। ये बात हमने चैप्टर 15 के एंड पे पढ़ी हुई है, गालिबन सेक्शन 124 है या 126 अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो कहता है कि जी कमिश्नर जो है वो हाई कोर्ट का डिसीजन बकाया ईयर्स पे अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखें, हाई कोर्ट ने अगर अहमद साहब के हक में फैसला दे दिया ना, तो बकाया जितने भी साल है ना, उन तमाम साल के लिए कमिश्नर जो है वो हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में चेंज कर देगा, बेशक वो अपील में गया हुआ, कोई मसला नहीं। इफ द डिसीजन इज लेटर रिवर्स अगेंस्ट मिस्टर अहमद, कैन द कमिश्नर मॉडिफाई, बिल्कुल प्रीवियस असेसमेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और टाइम लिमिट क्या है जी? जनरल टाइम लिमिट इसकी कोई नहीं है, जब फैसला आएगा तभी करेंगे ये। ओके ओके ब्रो, तो दैट वाज थ्योरेटिकल एंड दैट वाज इजी लेमन स्क्वीजी। क्वेश्चन 3, ये थ्योरेटिकल सवाल है। ABC Limited, a Pakistani company, issues approved debt securities to Mr. John Smith, a UK resident, with interest paid to his offshore account. Chapter 13, Profit on Debt. याद करें कि अगर एक नॉन रेजिडेंट को आपने इंटरेस्ट पे किया तो फिर वो एग्जेम्प्ट है, शराइत थी उसकी कुछ। The funds are used in ABC Limited business in Pakistan. Is the interest income exempt from tax? Justify your answer taking necessary assumption. जी बिल्कुल सर, एग्जेम्प्ट है। शराइत क्या थी वो आप चैप्टर 13 में पढ़ लें, चैप्टर 13 में पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, मेरे हाल में इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट है, आप वहां पे कॉपी पेस्ट लिख दें। वो सिक्योरिटी वाज वाइडली इशूड आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान में बिजनेस में इस्तेमाल हुई हो, एसोसिएट्स ना हो, और वो क्या था कि अप्रूवल हो कमिश्नर से, वो 4-5 शराइत थी, वो आप देख लीजिएगा। ओके। Mr. David, a citizen of the UK, works in Pakistan under an aid agreement between government of Pakistan and UK government. डेविड साहब हैं जी, यूके के शहरी हैं, पाकिस्तान में काम करते हैं, एड एग्रीमेंट है पाकिस्तान का यूके गवर्नमेंट का, ये भी चैप्टर 13 के 3 का सवाल है। ही बिकेम अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान सोली ड्यू टू हिज एम्प्लॉयमेंट अंडर दिस एड एग्रीमेंट। याद करें उस वहां पे ये बात लिखी हुई है। हिज सैलरी इज पेड फ्रॉम फंड्स प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान बाय द यूके गवर्नमेंट। इज द सैलरी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स? बिल्कुल जी, ये शराइत जो थी सारी हैं कि जी एड एग्रीमेंट हुआ हो पाकिस्तान का और यूके का, वो शख्स यूके का ही सिटीजन हो, जिस मुल्क के साथ एड एग्रीमेंट हो वहीं का सिटीजन हो, और सैलरी उसको वहीं से मिल रही हो, उन्हीं फंड से मिल रही हो जो बाहर से आए। 3 बातें पूरी हो जाए तो इनकम एग्जेम्प्ट है, तो ये इनकम एग्जेम्प्ट है। मिस्टर अहमद, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, केम टू पाकिस्तान आफ्टर 10 years ऑफ स्टे इन चाइना। 10 साल चाइना रुकने के बाद पाकिस्तान आए। ही डिराइव फॉरेन सोर्स इनकम इन चाइना इन टैक्स ईयर 24, 25, 26। 3 साल में इन्होंने फॉरेन सोर्स इनकम कमाई। अंडर 2 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन इनकम फॉर टैक्स ईयर 24, 25 एंड 26। अहमद साहब 5 दिसंबर 23 को पाकिस्तान आए, मेरे ख्याल में ये टैक्स ईयर 24 बनता है ना, तो ये पाकिस्तान में रेजिडेंट बन चुके होंगे। तो हमारा रूल था, क्या था? फॉरेन या सॉरी रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट अगर पाकिस्तान आए तो जिस साल पाकिस्तान आया उस साल और उससे अगले साल एग्जेम्प्ट होगा, या जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगले साल, जिस साल रेजिडेंट बना, पाकिस्तान आना शर्त नहीं है, ठीक है। तो पहले सिनेरियो में मुझे लग रहा है कि ये 24 में ही रेजिडेंट बन गया होगा, तो 24 और 25 एग्जेम्प्ट होगा, 26 टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मैं दूसरे सिनेरियो पे जाऊं 5 जनवरी पे, तो ये 24 में रेजिडेंट नहीं बना होगा, तो 24 तो वैसे ही नॉन रेजिडेंट की वजह से फॉरेन सोर्स फारग हो गई, 25 और 26 एग्जेम्प्ट होगा। इन बोथ ऑफ अबव केसेस ही हैव ब्रॉट ओनली 60% ऑफ फॉरेन इनकम इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल में इससे फर्क नहीं पड़ता, इस पॉइंट में कहीं ये नहीं लिखा था कि पैसा पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जिधर मर्जी जाए पैसा, सारा आ जाए या कुछ भी ना आए, रूल रिमेन्स द सेम। ओके ओके ब्रो। अच्छा जी, आगे एक न्यूमेरिकल है, मेरे पास ना अभी समय थोड़ा सा कम है तो मैं चाह नहीं रहा।
वो तेरी खैर, ये तो न्यूमेरिकल्स की लाइन लगी हुई है मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, वैसे ये तो छोटा न्यूमेरिकल है, ये तो हो सकता है, ये कर लेते हैं। पांचवा आसान सा, ये तो मेरे ख्याल में ज़बानी कलामी भी कर लेंगे। खालदा एंड नसरीन K&N चिकन, सॉरी सॉरी मैं बहक गया था मादर। K&N started business to manufacture beauty soaps and detergents in 2020। ओह कोविड का साल, आप सभी कोविड वाले हैं मैट्रिक फेल कोविड वाले, विद द कैपिटल ऑफ 60 मिलियन। वो तेरी खैर लेवल है भाई, 60 मिलियन से इन्होंने कारोबार शुरू किया। इतने पैसे मेरे पास आ जाए ना, यकीन माने अन्नी मचा दूं मैं, लेकिन मेरे पास आने कहाँ से, मेरे से भी छीन ही लेने हैं किसी ने। हाल यार ये काट देना जुमला, वो जिसने छीनना ना वो सुन ना लेते। खालदा एंड नसरीन विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 70:30 रिस्पेक्टिवली। एओपी है मेरे भाई, वो भी एओपी थी, ये भी एओपी है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ K&N चिकन फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 जून 2023। 30 जून 2023 का डाटा दिया गया है, और डाटा है रुपीज इन मिलियन में। करना क्या है, करना है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय एओपी। एओपी का ही डाटा मांगा है। योर कंप्यूटेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम सेल्स फिगर। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हमने तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करना था, ये क्या बात हुई? तो सर टेंशन वाली क्या बात है, कोई मसला नहीं, सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स वालों का बना देते हैं। हमें क्या लगे, हमें जो कहोगे हम बना देंगे। सर जी आपने अगर सवाल सेल्स से शुरू करना है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टैक्स वालों का अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। तो सर सेल्स है आपकी कितनी, 400। तो हम सवाल 400 से शुरू करते हैं। अब एड लेस की बात खत्म हो गई, अब जो लेस करना है वही लेस करना है, जो ऐड होना है वही ऐड होना है, खत्म हुई बात। कॉस्ट ऑफ सेल्स है जी 180 की माइनस हुई है, क्या कहते हैं, कर दूं माइनस कि ना करूं? सनी भाई 11:30, सवाल भी लंबा हो जाना है। मैं वही सोच रहा हूं कि अगर मैं ये 3 न्यूमेरिकल कल पे रख दूं और अभी मैं थ्योरी डिस्कस कर लूं। इस सवाल में समय लग जाना है क्योंकि इसमें छोटी छोटी काफ़ी बातें हैं, और मुझे लग रहा है आधा आधा घंटा पौना घंटा ले जाएगा और मेरी अगली क्लास लेट हो जाएगी। सनी भाई ठीक है, स्टूडेंट्स ये सवाल कल करते हैं, मतलब ये आपको आपको तो एक ही लेक्चर मिलेगा, सॉरी ये मैं सनी भाई से बात कर रहा हूँ। थोड़े आगे चलते हैं, क्वेश्चन 6 पहले डिस्कस करते हैं। आपको जब स्टूडेंट ये लेक्चर मिलेगा ना तो इकट्ठा मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए, आपको ये लेक्चर इकट्ठा मिलेगा, आपने परेशान नहीं होना। यानी आपके लिए 2 लेक्चर ज्वाइन होकर मिल रहे हैं आपको। हो सकता है मेरे कपड़े चेंज हो जाए बाद में, तो ये मत समझिएगा कि मैंने ये क्या कर दिया, तो मैंने वो ऑब्वियसली कल रिकॉर्ड कराया। ठीक है सनी भाई, कल एक क्लास कल रख लेते हैं। क्वेश्चन 6 पे आइए। इफ प्रोविंशियल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, हाउ द एक्सपेंडिचर विल बी ऑथराइज्ड फ्रॉम प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। मेरे भाई अगर प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व हो गई है ना, तो आपको पता है कि फिर गवर्नमेंट जो होती है वो करती है। ये चैप्टर 2 का सवाल है। सारा खान ACA is a tax consultant at a firm reporting to Farhan Ahmed FCA. While preparing a client's tax return, she finds a large entertainment expenses with no supporting documents. Farhan advises her to include them anyway so that the client's tax liability remains low. Name the fundamental principle of ICAP code of ethics that Farhan Ahmed may be in breach of. Sir, integrity and professional behavior. ये रट्टे वाले सवाल है। Name the potential threats that Sarah Khan may face in the above circumstances. सर इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है जी, क्योंकि अगर वो नहीं करेगी तो ऑब्वियसली फरहान साहब उसको जो है वो निकाल भी सकते हैं। स्टेट द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन टू रिस्पॉन्ड। तो सर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, वही प्रोफेशनल ड्यूटी और जो जिससे कहते हैं इंटेग्रिटी, उस पर फोकस करना चाहिए, और इसका कोई जवाब नहीं है। फॉर ईच सिनेरियो आइडेंटिफाई विद शॉर्ट रीजनिंग विद प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस। ये आप पढ़ लेंगे, सोल्यूशन आपके पास है, वहां से आप देख लेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल नंबर 7 पे आइए। कोइन लिमिटेड आर रजिस्टर्ड इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर इज प्राइमरीली एंगेज इन मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ गुड्स। कोइन लिमिटेड जी एक इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट में बिजी है, मुलविस है। फॉलोइंग एक्टिविटीज वर कैरिड आउट बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि कैरिड आउट हुई हैं, करना क्या है, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी
एज टू द चार्जेबिलिटी एडजस्टमेंट ऑफ सेल्स टैक्स इन ईच ऑफ द बस सिचुएशन। तो सर ये सेल्स टैक्स का सवाल है, आइए जी इसको देखते हैं। सिनेरियोज हैं छोटे छोटे। 60,000 kg ऑफ केमिकल सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹140 पर kg। 60,000 kg का केमिकल हमने 140 पर kg की कीमत पे बेच दिया। द वैल्यू ऑफ केमिकल फिक्स्ड बाय द FBR इज 135। सर हमने ये पढ़ा था कि अगर FBR चाहे तो किसी भी चीज की कीमत जो है वो फिक्स कर सकता है, लेकिन अगर आपने उस कीमत से ज्यादा पे बेच दिया तो फिर जो ज्यादा वाली कीमत होगी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर होगी। तो सर 140 विल बी कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। पॉइंट नंबर 2, इंपोर्ट ऑफ 1000 kg ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्राजील। रॉ मटेरियल हमने ब्राजील से मंगवाया। द वैल्यू असेस्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज एट इंपोर्ट स्टेज अमाउंट टू 8,80,000। फेडरल एक्साइज पेड ऑन इंपोर्ट इज 30,000। तो सर हमें पता है जब भी हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जो असेस की जाती है कस्टम्स की तरफ से और जो FED पे की जाती है। तो 880 जमा 30 तो 910, इस पर सेल्स टैक्स लगेगा। स्टोरेज बैटरीज परचेज एट अ प्राइस ऑफ 6.5 लाख। QL पेड द अमाउंट वाया ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी इनटू सप्लायर्स बिजनेस बैंक अकाउंट। बिल्कुल ठीक है। हाउएवर दिस अकाउंट हैज नॉट येट बीन डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर टू द कमीशन लेंडर रेवेन्यू। ले जी सप्लायर ने अगर अकाउंट डिक्लेयर नहीं किया हुआ ना तो इसमें इशू है। ऑब्वियसली हमने ये बात पढ़ी थी कि बिजनेस बैंक अकाउंट और बिजनेस बैंक अकाउंट से पैसे निकलने चाहिए और बिजनेस बैंक अकाउंट में ही आने चाहिए। तो अगर ये इस तरह की बात हो गई है तो यहाँ पे इशू ये है कि आपने तो ठीक कर दिया लेकिन सप्लायर का बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको इनपुट नहीं मिलेगा, सजा आपको मिलेगी। तो ये बड़ा मसला है जी। अकाउंट उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, सजा आपको मिलेगी, तो ठीक है फिर क्या हो सकता है। QL being exporter for sales tax purposes filed an application for refund of 1,86,000 on account of input tax paid on raw material exported to Iran। QL जो है जी उसने एक्सपोर्टर है वो, और सेल्स टैक्स पर्पसेस के लिए उसने रिफंड की एक एप्लीकेशन फाइल की हुई है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स का रिफंड होता है ना, हम लेते हैं। द रिफंड इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव सून। QL इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे अ डिफॉल्ट सरचार्ज ऑफ 25,000 टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर लेट फाइलिंग। याद रखिएगा ये जो भी रिफंड होता है ना, ये हमने चैप्टर 20 में पढ़ा था सेल्स टैक्स एक्ट में। जब आपको रिफंड कोई मिलना होता है ना, तो अगर आपके जिम्मे कोई भी टैक्स लाइबिलिटी है ना जो कि आपने FBR को देनी होती है, वो हमेशा एडजस्ट होके तो फिर ये मिलती है। ये सेक्शन है 10, सेक्शन 10 आप पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये बात लिखी हुई है चैप्टर 20 में। तो आपको 186 में से 25,000 जो डिफॉल्ट सरचार्ज है वो माइनस होके जो नेट अमाउंट है ना वो मिल जाएगी। In July 2017, QL sold certain taxable goods worth ₹5,35,000 to an unregistered wholesaler at a wholesale price of 50 per pack। वो कहते हैं कि जुलाई 2017 में QL ने कुछ टैक्सेबल चीजें 5,35,000 की अनरजिस्टर्ड होलसेलर को बेची 50 पर पैक के हिसाब से, और फर्दर टैक्स 4% ले लिया। ठीक है जी। नवंबर 2017 में द इंटरनल ऑडिटर पॉइंटेड आउट दैट दीज गुड्स हैड एन एक्चुअल सेल प्राइस ऑफ 65 पर पैक टू विच कस्टमर एग्रीड ऑल्सो। तो ठीक है सर, आपकी जो एक्चुअल कीमत है 65, आपने तो उस पर लेना होता है ना, आप होलसेल पे थोड़ी लेते हैं। तो जो एक्चुअल कीमत है आप उस पे इस पे टैक्स जो है वो लेंगे, और म्याल में डेबिट क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। वो आपका जो तीसरा सिनेरियो है जो हमने पढ़ा था, किसी वजह से कीमत इंक्रीज हो गई तो डेबिट क्रेडिट नोट इशू कर दें। ठीक है, ले जी यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे रह गए हैं ये सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल रह गया है, एक हमारा ये सैलरी का न्यूमेरिकल रह गया है ये वाला, और एक हमारा ये छोटा सा AOP का न्यूमेरिकल रह गया है। चलें जी आइए इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है सनी भाई, ओके फिर ठीक है सनी भाई, ओके, बाकी इनको लेक्चर अगला देंगे।